Hello student, this one book of Madhu India Pathya Pustak class 6. In the part second we complete up to here. Now we start from there. जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़ कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर आ जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त मीन्स गायब हो गया था। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा तो वो घर वालों से नज़र बचाता बाहर निकल जाता। रायचरण फिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता। वैसा ही जो उसका स्वभाव था उसको वो मारता था। तो रायचरण की आंखों के सामने वही नन्हे मालिक की सूरत फिर आ जाती जो पद्मा नदी की लहरों में गायब हो गया था। बच्चे की जुबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठा। उसे पूरा विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर जन्म लिया है। तो बच्चे की जब जुबान खुलती तो वो पिता को बाबा कहता था और बुआ को मामा इस ढंग से कहता जिस तरह उसके मालिक का बेटा बोलता था। तो रायचरण को उसकी आवाज़ पर क्या होने लगा, जब वो उसकी आवाज़ सुनता तो वो हैरान हो जाता था। उसको पूरा विश्वास था कि उसके घर में मालिक के बच्चे ने जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित मतलब निश्चय करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि फलन नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो चुकी थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएँ मतलब उसके जो भी क्रियाकलाप जो भी वो काम करता था नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहा। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। तो इस जो विचार से निश्चित ये हो गया था कि जो भी उसके पास 3 प्रमाण थे, 3 नतीजे थे कि एक तो यह कि जो फलन मतलब उस बच्चे का नाम है कि ये नन्हे मालिक की मौत के थोड़े समय बाद ही हमारे घर आया, और जब उसकी पत्नी जो बूढ़ी थी और जब उनको कोई संतान की उत्पत्ति की कोई आशा ही नहीं थी तब उनके घर में इस नन्हे मालिक के बच्चे ने जन्म लिया। तो दूसरा यह है कि ये बच्चे का जो बोलने का तरीका है वो भी सेम उसी मालिक के बच्चे की तरह थी। उसकी जो क्रियाकलाप थे वो भी उसी तरह नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। तो हर समय वो बच्चे की देखभाल में लगा रहता था। उसको डर था कि अभी ये नन्हा मालिक जो फिर से कहीं गायब ना हो जाए। वो बच्चे के लिए गाड़ी खरीद कर लाता है, अपनी पत्नी के गहने बेचकर उसके लिए गहने बनवाता है और उसे हमेशा गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सयाना हो गया, परंतु लाड प्यार में वह बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुँह बात न करता था। गांव के लड़के उसे लाड साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा सियाना हो गया था, लेकिन जो रायचरण के लाड प्यार से वो बच्चा बिगड़ गया था। वो किसी से सही ढंग से बात नहीं करता था। गांव के जो लड़के तो उसे लाड साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण ने अपनी थोड़ी सी जो उसके पास ज़मीन थी वो बेची और वो कलकत्ता चला गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी भी खोजी, फिर फलन के स्कूल में उसको दाखिल करवा दिया। उसको पूरा विश्वास था कि जो फलन बड़ा होकर क्या बनेगा, जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसको श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो दर्पण मतलब शीशा हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्चा करना भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की मगरी विलास मतलब फालतू का सामान खरीद के वो खर्च कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता है, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट न करता था। छात्रावास से विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास मतलब मजाक करते और फलन भी उनके साथ सम्मिलित मतलब शामिल हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री मतलब सुख सुविधा की वस्तुएं और अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था।
आखिर एक युक्ति मतलब उपाय रायचरण के मस्तिष्क में दिमाग में आई और उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो रुपया शेष था फलन को सौंपकर बोला, फलन मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा, तू किसी बात से घबराना नहीं। तो फलन अब 12 वर्ष का हो गया था, वो बहुत पढ़ लिख सकता था। उसकी जो सेहत और शक्ल सूरत थी वो बड़ी अच्छी थी। उसको श्रृंगार मतलब उसको सजने संवरने का बहुत चिंता रहती थी। जब देखो उसके हाथ में शीशा होता था और वो अपने बालों को बना रहा होता था। वो फजूल खर्ची बहुत करता था। पिता की जितनी भी सारी आमदन होती तो व्यर्थ मतलब फालतू के खर्चों में प्रयोग करता था। तो रायचरण उसे पिता प्रेम इस तरह करता था जिस तरह एक पिता अपने पुत्र से करता है, लेकिन वो उसके जो बिहेवियर था, उसका जो बर्ताव था उस लड़के से ऐसा ही था जैसे उसके मालिक के साथ नौकर का होता है। तो फलन भी उसे पिता नहीं समझता था और रायचरण जो खुद फलन का पिता प्रकट नहीं करता था। छात्रावास के जो विद्यार्थी थे वो रायचरण के द्वारापन तो उसका मजाक उड़ाते थे। फलन भी उनके साथ शामिल होकर अपने पिता का मजाक उड़ाता था। रायचरण ने जब अपनी ज़मीन बेचकर कुछ रुपया प्राप्त किया था तो वो सारा समाप्त मतलब अब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। फलन जो अपने पिता से जेब खर्ची मांगता था और जब वो जेब खर्ची देता था तो वो अपनी सुख सुविधा की वस्तुएं और अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए झगड़ता रहता था। लेकिन अंत में रायचरण के एक उपाय सोचता है तो वो नौकरी छोड़ देता है। उसके पास जो भी पैसे होते हैं वो फलन को देकर चला जाता है और कहता है कि मैं अवश्य कोई ज़रूरी काम से मैं गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तो किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुँचा जहाँ अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनकी और कोई दूसरी संतान न थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफ़ी दिनों के बाद अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें रायचरण पर दया आई और उसने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। तो रायचरण सीधा उसी जगह पर जाता है जहाँ अनुकूल बाबू जज की नौकरी पे लगे होते हैं। तो उनके और कोई दूसरी संतान नहीं थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंता में रहती थी। अनुकूल बाबू को चैरी से आकर कुर्सी पर बैठ जाते थे, उनकी जो पत्नी थी वो एक बाजारू मतलब जो दवा बेचने वाली थी, बाज़ार में उससे दवा ले रही थी। काफ़ी दिनों के बाद जब उसने अपने बूढ़े नौकर रायचरण को देखा तो वो हैरान हो गई। उसकी जो पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें रायचरण पर दया आ गई और उसने पूछा कि क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहोगे? रायचरण हंसकर उत्तर देता है, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन स्टैंजा विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।